तो आज के हमारे करंट अफेयर्स 26 मई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर आपने सुना ही होगा कि पहले सरकार शायद फेसबुक इंस्टाग्राम इन सारी चीजों को बैन कर देगी। पर वही आपके टेलीग्राम फेसबुक इन सब ने बोला है कि वो फेसबुक ने बोल दिया है, टेलीग्राम ने बोल दिया है कि हम ये रूल्स मानने को तैयार हैं। तो आपके सरकार ने ना कुछ महीने पहले 2 महीने पहले एक नए रूल्स निकाले थे, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड निकाला था 2021 का। ये 2 महीने पहले निकाला था। सारी कंपनीज को गाइडलाइन थी कि 26 मई से पहले पहले इन्हें अप्लाई कर लो अपने उसमें। ठीक है, नहीं करोगे तो बैन हो सकते हो। तो या कोई और पेनल्टी। तो अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि जिन कंपनीज ने नहीं एग्री किया उनके साथ क्या होगा। ठीक है, जैसे ट्विटर और गूगल की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया है। ठीक है, फेसबुक के सारे ग्रुप ने कह दिया वो कर देंगे, पर उन्हें टाइम और चाहिए। पर वही है कि ये रूल्स, अब इन रूल्स में है क्या। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रूल्स भी बने थे, पर इनमें अपने आप में क्या है, जैसे कि इसमें सारे के सारे फील्ड्स कवर किए गए हैं कि लेट्स सपोज कोई भी कंप्लेंट आती है सरकार के पास। पहले तो जो भी ये प्लेटफॉर्म्स है उन्हें अपने रूल्स रेगुलेशन प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस यूजेज सर्विसेज, ये सारी जितनी पॉलिसीज हैं ये क्लैरिटी से अपने यूजर्स को बतानी पड़ेंगी कि वो क्या क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, हर चीज। अगर कोई भी अनलॉफुल चीज की इंफॉर्मेशन आती है, या मतलब कोई कोर्ट कहता है या सरकार कहती है, तो उन्हें 36 घंटे के अंदर अंदर आपकी ये जो चीज है वो अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कोई भी कंट्रोवर्शियल ट्वीट हो गया, कोई भी कंट्रोवर्शियल पोस्ट हो गया, या आपके प्राइम वीडियोस या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसा शो जो सरकार या किसी कोर्ट को लगता है कि वायलेशन है। जैसे थोड़े महीने पहले यही मतलब जिसके कारण ये रूल्स इंस्पायर हुए, आपका एक शो आया था तांडव। उसमें बेसिकली कुछ हिंदू ग्रुप्स ने कंप्लेंट की थी कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, मतलब उसमें बीच में कोई सीन थे। ठीक है, तो उसके कारण ही जो कंट्रोवर्सी उठी, उसी के कारण ये अल्टीमेटली सरकार ने ये सारे के सारे सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाने का सोच लिया। ठीक है, तो इन रूल्स के अंदर यही 36 घंटे के अंदर अंदर इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद साइबर क्राइम का कोई भी इंसिडेंस है उसकी, मतलब कोई भी डेटा लीक हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसकी साथ के साथ जो इंडिया का सर्ट, ये इंडिया की ना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसे शॉर्ट में सर्ट कहते हैं, सर्ट इंडिया की इन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में कोई भी साइबर अटैक, कोई भी साइबर थ्रेट है उसके लिए वार्निंग जारी करने के लिए और उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है उसके लिए। ठीक है, तो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें बोली गई हैं कि जैसे आपके जितने भी ये कंपनीज हैं इन्हें अपना कोई ना कोई ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा मंथली। जो भी सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई भी ऑर्डर्स आए हैं उसकी मंथली कंपाइलेशन रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी कि क्या क्या बोला गया है और उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, तो एक तरह से सरकार आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की सोच रही है। दो चीजों के कारण, एक तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, और दूसरा कि कोई भी चीज की मतलब इसके क्रिटिसिज्म ये है कि फिर तुम जो फ्री वॉइस है, कोई अगर सरकार को क्रिटिसाइज करता है 36 आर में, तो तुम उसे भी रिमूव करने को बोल सकते हो जो सरकार के अगेंस्ट लिखता है। तो वो इसकी एक तरह से क्रिटिसिज्म बोली जा रही है कि सरकार एक तरह से लोगों को चुप करवाने के लिए कर रही है। दूसरी साइड पे सरकार की साइड से ये आर्ग्यूमेंट है कि हम सिर्फ एज अ बैलेंसिंग पॉइंट इसे बना रहे हैं कि जहां पे अगर किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो कुछ भी, वो हम बैलेंस कर पाए। अच्छा, जो ये ओटीटी आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओटीटी का मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप। ठीक है, कभी ये सबसे बेसिक क्वेश्चन बन के यही आ सकता है, क्योंकि ओटीटी कुछ साल पहले तक हर कोई नहीं जानता था, अब अचानक ही लॉकडाउन के बाद से ओटीटी ओटीटी
बहुत ज्यादा राइज कर गए हैं इसके कारण। कभी बस यही क्वेश्चन आ सकता है ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये सारा के सारे आपके रूल्स हैं कि ब्लॉक करना पड़ेगा डेटा। जैसे एक और रूल था, अगर कोई भी पर्सन रजिस्टर करता है, मतलब तुम किसी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हो और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करना चाहते हो, तब भी 180 दिन के लिए उन्हें सारा का सारा डेटा रखना पड़ेगा, अगर कभी भी सरकार को चाहिए हो। प्लस हम हमेशा देखते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर एक चीज आने लगी है अब, खैर, कि मैसेज ओरिजिनल है, जहां अगर किसी और से फॉरवर्ड किया होता है तो ऊपर लिखा जाता है फॉरवर्डेड। अगर वो बहुत बारी फॉरवर्ड किया जाता है उसके ऊपर लिखा जाता है फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स। तो सरकार ने ये भी इसके अंदर रूल बनाया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्लेटफॉर्म वाले को, जो उसका ओरिजिनेटर होगा जिसने उस मैसेज को शुरू किया, अगर कोई र्यूमर फैलाया गया, कुछ भी किया गया, वो ओरिजिनेटर का नाम और उसके सारी इंफॉर्मेशन सरकार को देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सारा ट्रैक डाउन प्लेटफॉर्म तो ट्रैक कर ही सकते हैं कि कहाँ से मैसेज कहाँ कहाँ गया। तो जहां से उसका ओरिजिनेशन हुआ वो तब शुरू हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। क्लियर है पहला करंट अफेयर। दूसरा करंट अफेयर आपके एक एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट के बारे है, मैनग्रोव्स के बारे है। देखो मैनग्रोव्स क्या है, मैनग्रोव्स ना एक पेड़ों की एक खास, मतलब पूरी स्पीशीज है। मैनग्रोव्स के अंदर बहुत सारे टाइप के पेड़ है, एक पूरी की पूरी कैटेगरी है ये स्मॉल साइज ट्रीज होते हैं जो हमेशा कोस्टल सेलाइन या ब्रैकिश वाटर में उगते हैं। अब ये सेलाइन या ब्रैकिश वाटर क्या होता है, देखो जहां पे आपकी कोस्ट लाइंस बनती है ना, जहां पे आपका ये कोस्ट बन गया, एक साइड पे आपका समुंदर है। थोड़ा सा एक मिनट, एक चीज गलत बना है। हम्म, कहीं पे आपकी कोस्ट लाइंस बन रही हैं, ठीक है, एक साइड पे आपका समुंदर है, एक साइड से आपकी एक नदी आके गिर रही है। अब होगा क्या, नदी में है फ्रेश वाटर, ठीक है, और आपके समुंदर के अंदर है सलाइन, नमकीन पानी। यहाँ पे ये जो बीच का एरिया होता है जहां पे ये दोनों पानी मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस साइड भी आएगा, थोड़ा सा इस साइड भी आ जाएगा, दोनों साइड, थोड़ा नदी के अंदर भी मिक्सचर हो जाएगा, थोड़ा समुद्र की साइड भी। ये जो पूरा एरिया बन जाता है ना, इसे कहते हैं ब्रैकिश। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक तो खैर तुम्हारा फ्रेश और सलाइन मिक्स होके सैलिनिटी कम हो जाएगी ना। अगर फ्रेश वाटर, मतलब अगर तुमने एक ग्लास में आधा नमक भरा हुआ पानी डाला है, उसके ऊपर तुम फ्रेश पानी डाल दोगे, नमक अपने आप उसमें कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं तुम्हें इतना ग्लास भर के दूं, उसके अंदर नमक का एक चम्मच डाला हुआ है, उसके बाद मैं उसके ऊपर सारा फ्रेश वाटर डाल दूं, नमक अपने आप उस पानी में अब कम लगेगा ना। तो एक तो ये चीज। दूसरा, ब्रैकिश में आपका हमेशा क्या होता है, देखो जब नदी आती है, नदी के साथ हमेशा मड आता है, गारा आता है, तो मिट्टी उठा के लाती है ना। मतलब आपने देखा ही है, नदी हमेशा ब्राउन कलर की हो जाती है। ब्राउन का मतलब है उसके अंदर मिट्टी ही मिट्टी जा रही है। अब समुंदर में गिरने से पहले क्या होता है, यहाँ पे ना ये सारी मिट्टी इकट्ठी होने लग जाती है इस एरिया में, इसलिए भी ये ब्रैकिश बनता जाता है। मतलब ये ब्रैकिश पानी ऐसा होता है कि मिट्टी से भरा हुआ, और दूसरा ये दोनों चीजों का मिक्सचर हो गया, वो ब्रैकिश हुआ। तो ये जो एरिया है, इस एरिया जहां पे समुंदर शुरू होता है, नदियों की माउथ पे ही उगते हैं ये। ठीक है, क्योंकि इन्हें फ्रेश वाटर भी चाहिए, सलाइन भी चाहिए, दोनों चाहिए, उनका मिक्सचर चाहिए। ठीक है, बाकी कोस्ट लाइन के साथ नहीं उगेंगे, सिर्फ वहीं उगेंगे। तो वहां पे जहां पे ये मिक्स होते हैं, ये ब्रैकिश वाटर बनता है, वहां पे आपके मैनग्रोव्स उगते हैं। ठीक है, वहां पे आपके मैनग्रोव्स उगते हैं। हाँ जी उम्मीद। Great. ठीक है, तो ये पूरी अर्थ के ऊपर जो हम लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं, ठीक है, हम ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं आपके, देखो जब हम अर्थ को ड्रॉ करते हैं, अर्थ के ऊपर
हम अर्थ को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अर्थ को ना अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, अर्थ को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं कि ये आपके लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, इन लाइनों को कहते हैं कि आपके लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है, जैसे कि सबसे सेंटर वाला जिसे 0 डिग्री कहते हैं, ये है इक्वेटर का लैटिट्यूड। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में लाइनें होती हैं इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकली होती हैं उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अर्थ को इस साइड से भी डिवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड, इस साइड से लैटिट्यूड। दोनों का अपना अपना यूज है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। तो आपके जो मैनग्रोव्स होते हैं ये सारी अर्थ के ऊपर नहीं पाए जाते, इन्हें गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए। देखो सबसे ज्यादा गर्मी अर्थ पे कहाँ होती है, ये वाला जो एरिया है आपका, जो ये वाला जो एरिया है ना, 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री साउथ के बीच में, इस एरिया, ये एरिया चाहिए आपकी अर्थ को इसी के अंदर अंदर आपके मैनग्रोव्स उगते हैं, और कहीं पे भी मैनग्रोव्स नहीं उगते। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, देखो इंडिया में ये सारे कोस्ट पे पाए जाते हैं, क्योंकि अगर इंडिया का हम मैप देखें, इंडिया ऐसा दिखता है। ठीक है, काफी नीचे तक जाता है, चलो एक मिनट को, इंडिया ना ऐसा दिखता है। तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो इससे ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये चलो यहाँ से थोड़ा पाकिस्तान का एरिया हमने कब्जा कर लिया। ठीक है, पर ये लो, तो ये हमारे, ओहो, हाँ ठीक है, तो हमारा इंडिया ऐसा दिखता है। तो हमारे ये जितनी भी कोस्ट लाइन, देखो समुद्र का पानी चाहिए था, तो यानी कि जितनी भी कोस्ट लाइन चाहिए, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल इस साइड तक, सारे के सारे एरिया में जहां जहां पे भी नदियां गिरती हैं, ठीक है, कोई भी छोटी मोटी नदी भी गिरती होगी, वहां पे जहां पे भी ओपनिंग बनेगी, मतलब समुद्र के साथ जहां ओपनिंग बनेगी, वहां पे जहां पे पानी मिक्स हो गया, वहां पे ये सारी स्टेट्स में मैनग्रोव पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के भी आइलैंड है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के भी आइलैंड है। नैन्सी आपका माइक ऑन है। नैन्सी माइक ऑफ कर लो, आपका माइक हो नहीं रहा है यहाँ से ऑफ। हम्म, तो यहाँ पे हमारे अंडमान एंड निकोबार के भी आइलैंड्स है, और दूसरी साइड लक्षद्वीप के भी आइलैंड है। तो ये आइलैंड्स के ऊपर भी मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, और हमारी सारी कोस्ट लाइन के ऊपर भी मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। तो ये सारे एरिया के ऊपर मैनग्रोव्स पाए जाएंगे। ठीक है, यही चीज इसमें मैंने बतानी थी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है कि इस तरीके से ये सारी जगह यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी परविंदर जी। सर सुंदरबन ने ਜਿਹੜੇ सुंदरबन ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾर्ट ਨਹੀਂ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, जो सुंदरबंस के जंगल है ना, वहां पे भी मैनग्रूव्स पाए जाते हैं। मैनग्रूव्स एक पेड़ों की वैरायटी है, मतलब सुंदरबंस के अंदर बहुत सारी वैरायटीज है मैनग्रूव्स की, मतलब बहुत बड़े जंगल हैं सुंदरबंस के, और भी पेड़ हैं वहां पे जहां जहां जमीन है। पर होता क्या है, मैनग्रोव के जो पेड़ होते हैं ना, मैनग्रोव के पेड़ों की अब मैं खासियत एक और बताता हूँ। मैनग्रोव के पेड़ दिखते कैसे होते हैं, देखो ये जो पेड़ होते हैं ना, ये उगते एक्चुअली पानी के अंदर ही हैं। तो आपका कहीं पे मतलब पानी रुका होना चाहिए, तो वहां पे जहाँ पे ये नदी और ये समुद्र आके मिलते हैं, वहां पे थोड़ा सा एरिया ऐसा बन जाता है जहाँ पे पानी रुका हुआ होगा। ठीक है,
तो होता क्या है, ये जो पेड़ होते हैं ये पानी के अंदर से ही उगते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है, और पूरे पेड़ बन जाते हैं। इसके बाद ये अपनी रूट्स ऊपर से भी छोड़ते हैं, ठीक है, और ये जो नीचे रूट्स गई है ना ये बहुत ही डीप जाती हैं, पर ये मुड़ के वापस ऊपर को भी आ जाती हैं, ठीक है, तो पानी के ऊपर ये रूट्स वापस आ जाती हैं, ठीक है। ऐसे एक पूरा एक नेस्ट जैसा बन जाता है रूट्स का, लगातार ऐसे एक जंगल जैसा नीचे भी बन जाता है कि जड़ें ही जड़ें ऐसे इनकी निकली पड़ी होंगी। ये ना बहुत अच्छी जगह बन जाती है आपके फिशेस के रहने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है यहाँ पे फिशेस ना छुप के रह सकती हैं, कोई भी जो मछली होगी वो इसके अंदर आराम से छुप के रह सकती है, ठीक है। तो उन्हें रहने के लिए एक तो घर मिल जाता है। इनकी रूट्स मुड़ के ऊपर पानी से ऊपर वापस क्यों आती हैं? क्योंकि उन्हें चाहिए हवा, एयर का फ्लो चाहिए ना लगातार। पानी के अंदर क्या हो रहा है, पानी के अंदर उन्हें बिल्कुल ही भी हवा का एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसलिए एक तो ये ऊपर भी अपनी रूट्स उगा लेते हैं ताकि यहां से भी इन्हें हवा मिल सके, मतलब रूट्स को हवा जा सके नीचे तक, और दूसरा ये रूट्स बिल्कुल नीचे तक जाती है और फिर मुड़ के ऊपर वापस आ जाती है। ये याद रखना, ये रूट्स बहुत ही डीप होती हैं, बहुत ही डीप नीचे तक गई होती हैं। इसका एक खास कारण है कि ये नीचे तक क्यों जाती हैं। देखो, मतलब मैनग्रोव्स के जंगलों को क्यों जरूरी माना जाता है। अब अगर आपको ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मैनग्रोव्स के जंगल जरूरी क्यों है, मतलब इतने अलग से हम इन जंगलों को क्यों पढ़ते हैं, देखो एक तो ये बहुत ही यूनिक जगह पाए जाते हैं, यहाँ पे कोई और पेड़ इनकी जगह नहीं ले सकता, सिर्फ यही पेड़ वहां पे उग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जो आपकी ये फिशेस और इन्हें रहने की जगह मिल रही है, तो अपने साथ ये बहुत सारी फिशेस, बहुत सारे और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं, तो उनका एक तरह से घर बन जाता है इनके चारों ओर। तो अगर ये पेड़ मर गए तो फिशेस को घर नहीं रहेगा, तो अब ऑब्वियसली वो भी मर जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल उम्मीद, आपने भी सही बोला, बाढ़ नहीं, आपके जो अब भवंडर जो साइक्लोन है, जैसे मतलब एक साइक्लोन का आपका अभी भी इंडिया में कौन सा आज सुबह साइक्लोन हिट किया है? यास, यास। कौन सी स्टेट को? वेस्ट बंगाल और शायद उड़ीसा है। ओडिशा और वेस्ट बंगाल को आज सुबह, मतलब सुबह सुबह की वार्निंग थी, मतलब इस टाइम चल रहा होगा आपका साइक्लोन इस टाइम भी, पर सुबह सुबह हिट करना था पूरे जोर से। यास नाम है उस साइक्लोन का, आपके ओडिशा और वेस्ट बंगाल। थोड़े दिन पहले भी हम साइक्लोन पढ़ के हटे हैं, ठीक है। वो साइक्लोन कौन सा हिट किया है? ताउते। ताउते से। ताउते, जो मुंबई और गुजरात को हिट किया। तो ये सीजन होता है, मतलब ये जो आपकी गर्मियों का सीजन है ना, इस टाइम आपके साइक्लोन लगातार आने लग जाते हैं। इसका कारण क्या है, ये भी आज का करंट अफेयर है कि क्यों गर्मियों में साइक्लोन ज्यादा आते हैं, वो अभी नीचे जाके हम वो करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो साइक्लोन होता क्या है, देखो साइक्लोन सिर्फ तब तक बने रहते हैं जब तक वो पानी के ऊपर है, क्योंकि वो पानी से एनर्जी लेते हैं अपनी। जैसे ही वो लैंड को एंटर करते हैं ना, जैसे आज सुबह यास लैंड को एंटर कर गया, अब मतलब आज सुबह 6-7 बजे उसने लैंड पे हिट करना था। सुबह 6-7 बजे अगर वो लैंड को हिट किया, उसके कुछ ही घंटे बाद वो साइक्लोन खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो आपके ये जो साइक्लोन है, इन्हें लगातार पानी से मतलब एनर्जी चाहिए होती है। जैसे ये लैंड पे आते हैं, क्योंकि पानी से कनेक्शन कट गया, पानी से कनेक्शन कटते ही आपके साइक्लोन खत्म होने लग जाता है। अब वो होता क्या है, अगर आपके किसी भी कोस्ट लाइन पे बिल्कुल सीधा रास्ता मिल जाए साइक्लोन को, वो आसपास के एरिया में बहुत तबाही मचा सकता है। ये जो मैनग्रूव्स होते हैं ना, अगर कहीं पे मैनग्रूव्स लगे हुए हैं, ये ना दीवार की तरह खड़े रहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ही डीप गई हुई हैं। साइक्लोन इन्हें उखाड़ नहीं पाते अपनी जड़ों से, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस देते हैं, जिसके कारण अभी साइक्लोन को मतलब हवा ही है साइक्लोन एक तरह से, हवा का एक तरह से फ्लो टूटता है जब ये पेड़ हिल ही नहीं रहे उनसे, मतलब हिलते जरूर हैं पर उखड़ नहीं रहे, तो होगा क्या, साइक्लोन कमजोर पड़ने लग जाता है।
तो इमीडिएटली जो इनके बाद का एरिया होगा जहां पे आपके ये मैनग्रोव्स उगे हुए हैं, उसके बाद के बहुत ही कम एरिया में फर्क पड़ता है कंपेयर टू जहां पे साइक्लोन नहीं है वहां के एरिया में। तो मैनग्रोव्स आपके साइक्लोन से भी बहुत बचा के रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? और उम्मीद साइक्लोन से ऑक्सीजन का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है? तो बस यही सारे पॉइंट इसके साथ लिखे हुए हैं। कोई भी डाउट इन पॉइंट्स में किसी में भी? नहीं? तो अगला आपका जो करंट अफेयर है वो है साइक्लोन एंड ओशन टेम्परेचर। तो अगला करंट अफेयर साइक्लोन एंड ओशन टेम्परेचर। तो आपके जितने भी ये साइक्लोन आते हैं इसका अल्टीमेटली कनेक्शन है कि ओशन में गर्मी कितनी हो रही है। देखो हमने ये चीज पहले ही पढ़ी है कि कम से कम 20 डिग्री टेम्परेचर जब रहने लगता है और पानी एक बार बिल्कुल स्टिल होता है, देखो साइक्लोन कैसे बनने शुरू, 20 डिग्री से ज्यादा चाहिए। 20 से 27 डिग्री आइडल माना जाता है। ठीक है, 20 डिग्री के बियॉन्ड और 27 डिग्री तक जब पहुंचने लग जाए आपका टेम्परेचर, तो चाहिए क्या होता है, मतलब 27 डिग्री सबसे ज्यादा आइडल माना जाता है। ठीक है, 20 डिग्री बियॉन्ड, 27 डिग्री सबसे ज्यादा आइडल है। तो 27 डिग्री लिख देता हूँ, चलो 27 डिग्री आपका टेम्परेचर पानी का पहुंचे। उसके बाद आपका पानी अभी मतलब जब तूफान नहीं स्टार्ट हुआ तब पानी बिल्कुल सीधा रुका हुआ है, स्टिल वाटर है, पानी में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल स्टेबल हुआ पड़ा है, जिसके कारण लगातार आपकी इवेपोरेशन हो रही है। क्योंकि गर्मी पड़ रही है, पानी इवेपोरेट होना शुरू होगा ना, वाटर वेपर्स बनने शुरू होंगे। ये जो वाटर वेपर्स बन रहे हैं इससे मतलब एक तो वाटर वेपर बन रहे हैं, दूसरा इसके ऊपर की हवा गर्म होती जा रही है। तो यहाँ पे अब हवा का लगातार फ्लो बनने लगेगा, वही लो प्रेशर हाई प्रेशर वो सारा कंसेप्ट। ठीक है, वो पहले हम एक बार कर चुके हैं, कोई बात नहीं, साइक्लोन आते रहते हैं, किसी और टाइम दोबारा से वो कंसेप्ट आ जाएगा। तो इससे ये जो फ्लो शुरू होता है उससे आपके साइक्लोन बनना शुरू होता है। तो इसीलिए ये लैंड पे जाके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन ये सारा प्रोसेस जो बनना है ये लैंड को एंटर करते ही साइक्लोन में ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। तो ये अपने आप ये जो हवा का फ्लो है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इवेपोरेशन बंद हो जाती है तो इसीलिए पानी से उसे हीट मिलती है। तो आपका जो बे ऑफ बंगाल है ना इस साल, मतलब वैसे भी वो आम बाकी ये जो 27 डिग्री है इससे भी ज्यादा गर्म रहता है, वो 30 को डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, पर इस साल तो क्या हुआ है, इस साल तो 32 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया। अब साइक्लोन से टेम्परेचर का लेना देना क्या है, देखो जितना ज्यादा पानी गर्म होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करता रहेगा, उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगी। और जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी उतनी ही ज्यादा आपके साइक्लोन को एनर्जी मिलेगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ही साइक्लोन ज्यादा खतरनाक होगा, उतना ही सिवियर होता जाएगा, उतना ही वो खतरनाक होता जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये अगला खतरा ये भी है कि जैसे जैसे साइक्लोन मतलब जैसे जैसे समुद्र गर्म होते जाएंगे आपके साइक्लोन्स भी हर साल उतने ही और ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।